हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक टेस्ट लेकर, जो विगत वर्षों का यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का टेस्ट है। दोस्तों, हम पिछले 10 दिन से लगातार टेस्ट करते आ रहे हैं और आप इस सभी का स्कोर भी अच्छा आ रहा है, यह जानकर भी मुझे खुशी है। वास्तव में यदि हम मेहनत करते हैं तो हमें फल उसका अवश्य मिलता है। लेकिन कहना चाहूँगी, कुछ पेपर में डिले होने की वजह से संदेहजनक स्थिति बनी हुई है। आप उस पर ध्यान न दें और अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों, अगर हम तैयारी करते रहेंगे तो पेपर तो होगा ही होगा, और हम इस समय का सदुपयोग इस प्रकार से करें कि बाकी लोग जहां संदेहजनक स्थिति में इधर उधर भटकने, सोचने इसमें लगे हुए हैं, वहां हम अपनी अच्छे से तैयारी कर लें और इस तैयारी का फ़ायदा हमें बहुत मिलने वाला है। इसलिए सभी अपने माइंड को संतुष्ट रखें और इधर उधर न भटकें। चलिए, आज का हम टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों, पेपर करने का तरीका आप सभी को पता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सही विकल्प का चयन करके आप आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी। और ऐसा नहीं, मैं सबकी कमेंट देखती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग टेस्ट करते और मैं सो जाती हूँ। मैं सबकी कमेंट से देखती रहती हूँ। आपको पता है ये लाइव चलता है और मुझे पता होता है कौन कौन क्या क्या आंसर दे रहा है। इसलिए ऐसा ना करें कि 1 या 2 आंसर देकर ही हम छुट्टी कर लें, बस मैम को पता चल गया हम उपस्थित हो गए उसके बाद सो जाएं। ऐसा नहीं करना। बहुत मेहनत से मैं ये टेस्ट तैयार कर रही हूँ आपके लिए। और आप जानते ही हो कि एक टेस्ट का PDF बनाना, फिर उसको डाउनलोड करना और वीडियो में उसे कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, टाइम भी लगता है इसमें। लेकिन मुझे उस बात की परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सबसे अच्छा रहे, और रिज़ल्ट तभी अच्छा रहेगा तब आप बराबर मेहनत करते रहोगे। आइए देखते हैं, और सभी अपना स्कोर भी शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। विकल्प है क, चच, ट, औ। सही विकल्प का चयन करके आपको आंसर देना है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है वो क तो नहीं है, क संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये जो च है, ये च भी संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाता है ये। एक ही व्यंजन के जब 2 तत्व मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ये हमारा व्यंजन है ही नहीं, ये संयुक्त स्वर है। उसके बाद पूछा गया, विकल्प सी में है ट। ट हमारा संयुक्त नहीं है, एक अकेला ही है, और संयुक्त का अर्थ होता है 2 का मिल जाना। अब विकल्प हमारे पास क्या बच गया? कै बच गया। दोस्तों, कहने को तो सही व्याकरण की भाषा में कै भी आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारी हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा कोई संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाता है। ये जो कै है इसको हम कहते हैं व्यंजन गुच्छ। इसको क्या कहा जाता है? ये व्यंजन गुच्छ कहलाता है। व्यंजन गुच्छ या वर्ण संयोग, इसको वर्ण संयोग भी कहते हैं। वर्ण संयोग कहा जाता है, और इसी वर्ण संयोग को ही इन्होंने संयुक्त व्यंजन कहकर दे दिया। तो यह क्वेश्चन गलत दिया गया था। ये संयुक्त व्यंजन इनमें से कोई भी नहीं है। संयुक्त व्यंजन हिंदी में केवल 4 हैं। फिर भी इन सभी विकल्प को देखते हुए हम आंसर किसको चुनेंगे? ए को चुनेंगे। क्वेश्चन पूछना चाहिए था संयुक्त स्वर है।
इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाता हमारा? डी फॉर डॉग हो जाता। संयुक्त व्यंजन इनमें से कोई भी नहीं है। ये जो व्यंजन है ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है, क्योंकि एक का ही दूसरा तत्व है। ये व्यंजन गुच्छ या वर्ण संयोग कहलाता है। ये एक अकेला ही है और ये संयुक्त स्वर कहलाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। इस समय केवल हम अपने तनाव को कम करने के लिए यहाँ इस विकल्प में से आंसर किसको चुनेंगे? ए को ही चुनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? विकल्प है डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, छत्तीसगढ़ी। आपको पता है डोगरी भी है, मणिपुरी भी है, मैथिली भी है। मणिपुरी, मैथिली है ना, इसके साथ जोड़ा गया था। आपको सूत्र मैंने लिखवाया भी हुआ है, क्या? नमक, नमक लिखवाया हुआ है। तो ये आपकी तीनों इसके साथ जुड़ी हुई थी। और कोंकणी है ना, जो मैथिली है, ये सभी जोड़ी गई हैं। और ये जो डोगरी है ये भी आपकी जोड़ी गई। इसका सूत्र क्या था? बोडोमास। क्या था? बोडोमास। ये सारी एक साथ जोड़ी गई थी, बोडोमास थी ये। और ये नमक था, ये एक साथ जोड़ा गया था। कौन नहीं है इसमें? छत्तीसगढ़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। विकल्प है रिठनेमी चरियू, अणय कुमार चरियू, पयुम चरियू। और ये विकल्प दोबारा कॉपी हो गया है दोस्तों। ये विकल्प में छत्तीसगढ़ी नहीं है। यहाँ जो विकल्प होना चाहिए था हमारा वो कोई और होना चाहिए था। ये छत्तीसगढ़ी गलत टाइप हो गया है। फिर भी इन तीनों ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है कि पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी? अणय कुमार चरियू, जिसे नाग कुमार चरियू के नाम से भी जाना जाता है। नाग कुमार चरियू के नाम से भी जाना जाता है अणय कुमार चरियू को। और यह पुष्पदंत की क्या है? एक प्रबंध रचना है जिसमें नाग वंश के विध्वंस का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बहमणे ही मैं जानता ही भऊ, एवई पढ़ी आऊ ए चचू बेऊ, मट्टी पानी कुशलई पंडत, घर ही बैसी अग्नि हुणंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? गोरखनाथ की हैं, सरहप्पा की हैं, रैदास या कबीरदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों देखते ही समझ गए होंगे ये किसकी हैं? आपकी सरहप्पा की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प है शेख तकी, ये तकरी नहीं है, ये शेख तकी है दोस्तों। इसमें से रै को हटा देना। ये क्या है आपका? शेख तकी है, ये है शेख तकी। रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी ने चुन दिया होगा। हमारा आंसर क्या है? ए, शेख तकी। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का शिष्य मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, घुमा के पूछ लिया जाता है। कभी तो ये पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे। कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। कभी ये पूछ लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में
में हिंदी की अनुशंसा करने वाले शिक्षक कौन थे, पहले शिक्षक कौन थे जिन्होंने हिंदी पर पीएचडी किया। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है। तो सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा क्या, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट के मार्गदर्शन में ही जो है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था। हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, गिलक्राइस्ट ही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संशय आत्मा किस कवि की रचना है। विकल्प है अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति, उदय प्रकाश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, ज्ञानेंद्र पति। संशय आत्मा किसकी है, ज्ञानेंद्र पति की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकांकी में अन्वति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। विकल्प है पात्र, कार्य, प्रकरी, पताका। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, कार्य। देखिए, संकल्प त्रय के अंतर्गत काल, स्थान और कार्य की निर्वाह की गणना की जाती है। आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है। निर्वेद, व्रीडत्रा, उन्माद, आहार्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, आहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। विकल्प है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, व्यंजना। दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है, मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ जहाँ होता है वहाँ क्या होती है, व्यंजना होती है। और मूल अर्थ की आड़ में यदि लक्षणार्थ निकलता है तो कौन सी हो जाएगी, लक्षणा हो जाएगी। और मूल अर्थ ही निकले तो क्या हो जाएगी, अभिधा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। विकल्प है गीति काव्य, प्रगीत, नाट्य, चंपू काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी ही जानते होंगे क्या है, ये एक चंपू काव्य है। उर्वशी एक, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी एक चंपू काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। विकल्प है दंडी, भामय, वामन, आनंदवर्धन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सी, वामन। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी, वामन ने। वामन माने बंदर होता है यार, वैसे ही बंदर में तो दोष ही दोष दिखाई देते हैं, है ना। मतलब कहा जाता है ना कि मनुष्य की ही प्रजाति का क्या होता है, वामन भी होता है, बंदर भी होता है। लेकिन मनुष्य और बंदर को देखिए तो बंदर में हमें बहुत अधिक दोष दिखाई देते, सबसे पहले हमें बंदर में दोष दिखाई देते हैं। यानी बंदर में दोषों की परिभाषा किसने दे दी, वामन ने दे दी थी। तो बस याद रखिए, दोषों की सबसे पहले परिभाषा किसने दी, वामन ने दी। अगला क्वेश्चन है, पाए महावर दैन को आइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिढ़ती जाई। उन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। विकल्प है संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, समायोक्ति, समासोक्ति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, भ्रांतिमान। दोस्तों देखिए, भ्रांतिमान और संदेह दोनों एक जैसे ही अलंकार हमें देखने में लगते हैं, दोनों के अंदर ही हमें संदेह होता है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। एक सटीक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। संदेह बहुत ही गंभीर होता है और भ्रांति कुछ समय के लिए होती है। ध्यान रखिएगा, संदेह बहुत गंभीर होता है और भ्रांति थोड़े से समय के लिए होती है। भ्रांति में क्रिया संपन्न कर उसे दूर की जा सकती है, लेकिन संदेह में कभी क्रिया संपन्न नहीं होती है और संदेह कभी दूर नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक सांप है ना। एक सांप को आपने रस्सी समझा, सांप को रस्सी समझकर उठा लिया तो उठाते ही पता चल जाएगा क्या है, ये सांप है। आपकी भ्रांति दूर हो गई, ये रस्सी नहीं, ये क्या है, सांप है। लेकिन यदि आपने रस्सी को सांप समझ लिया तो क्या रस्सी को उठाएंगे? कभी नहीं उठाएंगे, दूर चले जाएंगे उससे। और दूर चले जाएंगे तो हमेशा के लिए क्या बना रह जाएगा, संदेह बना रह जाएगा कि वहाँ पर सांप पड़ा था। समझ आया? भ्रांतिमान अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें, जैसे इसने कहा, फिर जानी महावरी एढ़ी मिटती जाए, कि जैसे जैसे फिरता है वैसे वैसे क्या होता है, संदेह, उसका संदेह या भ्रांति खत्म होती चली जाती है। तो भ्रांति हमेशा खत्म हो जाती है, लेकिन संदेह कभी खत्म नहीं होता है। तो बस याद रखिए, भ्रांति छोटा सा होता है, छोटी सी होती है जो तुरंत ही दूर हो जाती है, लेकिन संदेह बहुत ही गंभीर होता है। विशेषोक्ति अलंकार के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ विशेष युक्ति के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश की जाती है। समासोक्ति अलंकार भी जानते हैं, जिसमें समासोक्ति का प्रयोग किया जाता है, समासोक्ति अलंकार कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यथावाद और छायावाद निर्णय के रचयिता हैं। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, देवराज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ए, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। विकल्प हैं जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। बताइए जल्दी से, मिला तेज से तेज किस प्रकार की काव्य कृति, किस प्रकार की विधा है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, जीवनी। दोस्तों मिला तेज से तेज क्या है, एक जीवनी है। किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। इसकी रचयिता कौन है? मिला तेज से तेज ये जीवनी किसके द्वारा लिखित है? सुधा चौहान के द्वारा रचित है। ये उनकी माता सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। पुनः ध्यान दीजिए, मिला तेज से तेज, इसके लेखक कौन है? सुधा चौहान है, जो किसकी पुत्री है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री है। और इस सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर ये लिखित है, मिला तेज से तेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास द्विवेदी, रामविलास शर्मा है दोस्तों, ये द्विवेदी नहीं है, रामविलास द्विवेदी नहीं है। कौन है? रामविलास शर्मा है। नंदुलारे वाजपेयी और देवराज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा देवराज। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है?
विकल्प है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज, मंजूल भगत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ममता कालिया। दोस्तों, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का क्या है, एक उपन्यास है और इस उपन्यास के अंतर्गत दंपति जीवन का वर्णन दिया गया है और विशेषकर इसमें पति पत्नी के प्रेम को दर्शाने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। विकल्प हैं जलती झाड़ी, बीच भैंस में, परिंदे, कव्वे और काला पानी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा परिंदे। दोस्तों, हम जानते हैं निर्मल वर्मा की पहला कहानी संग्रह कौन सा था, परिंदे था। कब का था, 1959 का है। और परिंदे के कारण ही उन्होंने नई कहानी के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। परिंदे के कारण ही परिंदे कहानी संग्रह लिखा, उसी के कारण उसी से इन्होंने नई कहानी की शुरुआत की थी। नई कहानी के ये प्रवर्तक माने गए, किस रचना के कारण, परिंदे के कारण। और परिंदे इनकी पहली कहानी संग्रह था जो 1959 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में मुक्तिवाद, ये मुक्तिवाद नहीं है दोस्तों, ये क्या है आपका, भुक्तिवाद है। मुक्ति नहीं है, ये क्या है, भुक्तिवाद है। भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। विकल्प है अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट। सभी आंसर बता देंगे, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा भट्टनायक, आंसर आ जाएगा C4 कैट। बहुत अच्छे से मैंने आपको कोड से करवा रखा है, एक बार पुनः दोहराती हूँ। कोड हमने बनाया था क्या, उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, भट्टनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। उत्पत्ति की लोह लगी, लोह से हमने लोलट को याद किया। लोलट का क्या था, उत्पत्तिवाद। शंकुक ने अनुमति दे दी, शंकुक का क्या है, अनुमितिवाद है। भट्टनायक ने भुक्ति, तो भट्टनायक का भुक्तिवाद हो गया। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति, तो अभिनव गुप्त का क्या हो गया, अभिव्यक्तिवाद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है, कायिक, वाचिक, आहार्य या सात्विक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही हैं, आंसर क्या हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल, स्कंद गुप्त का। स्कंद गुप्त का पात्र क्या है, सर्वनाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। विकल्प है अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो, नेपथ्य राग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल, चिंदियों की एक झालर। चिंदियों की एक झालर जो है वो स्त्री समस्या पर आधारित नहीं है। किसका है ये? अमृत रॉय का। चिंदियों पर एक झालर किसका है? आपका अमृत रॉय का है। ठीक है, इसमें जो है वो स्त्री समस्या का वर्णन नहीं किया गया है। अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, जो किस पर है? ग्रामीण जीवन पर आधारित है। जो आपका किस पर आधारित है? ग्रामीण जीवन पर। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अंधा कुआं जो है वो हमारा किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, और ये ग्रामीण जीवन पर आधारित है, तो इसमें स्त्री समस्या का वर्णन दिया गया है। उसके बाद है आपका साच कहूँ तो। साच कहूँ तो ये किसका है? प्रभाकर सत्रोत का है। साच कहूँ तो किसका है? आपका प्रभाकर सत्रोत। प्रभाकर सत्रोत का है साच कहूँ तो। इनका और भी है, इला है, फिर से, जहाँ पन्ना है, ये सभी किसके हैं? प्रभाकर सत्रोत के ही हैं। नेपथ्य राग, नेपथ्य राग किसका है? मीराकांत का। मीराकांत का। इसके अंदर भी स्त्री समस्या का वर्णन दिया गया है। साच कहूँ तो भी एक ग्रामीण चेतना का नाटक है, तो इसमें भी स्त्री समस्या दी गई है। चिंदियों की एक झालर जो अमृत रॉय का है, इसमें स्त्री समस्या का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? विकल्प है शांति मल्होत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा और मीराकांत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, मीराकांत। सभी जानते ही हो, अच्छे से कोड बनाया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? मीराकांत। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प है बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, भगवती चरण वर्मा। दोस्तों बहुत बार ये पंक्ति पूछी जाती है, और ये पंक्ति मैंने बहुत अच्छे से आपको याद भी करवा रखी है। इन सभी पंक्तियों को हमने कोड बनाकर याद किया था ताकि कभी भूल ना पाए। तो आशा रखती हूँ सभी का आंसर सही ही होगा, भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी का आंसर आ ही गया होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नैन न तिरुपति भेल। इन काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? विकल्प है विद्यापति, हित, हरिवंश, रसखान और मीराबाई। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। दोस्तों सभी जानते ही हैं विद्यापति के बारे में और भी कमेंट करके बताइए। इनकी आंखों से संबंधित कौन सी जो किंवदंती है या कौन सा जो कथन है वो प्रचलित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, रूप की आराधना का मार्ग है, आलिंगन नहीं तो और क्या है। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ गुणचंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? विकल्प है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, धनंजय, आचार्य रामचंद्र, गुणचंद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य के लिए ये पंक्तियाँ कही थी, तो ये कथन किसका था? भरत मुनि का था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काव्यम तो जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावातः, यह उक्ति किस आचार्य की है? विकल्प है भामह, दंडी, उद्भट, मम्मट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। किसकी पंक्तियां हैं? ये भामह की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? विकल्प है आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सभी का आंसर सही ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? विकल्प है एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, कोलरिज। दोस्तों कोलरिज की मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में वीडियो आपके समक्ष डाली हुई है। आप यूट्यूब टेस्ट खत्म होने के बाद यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल खोल के समझाई गई हैं। कोलरिज की संपूर्ण डिटेल, उनकी रचनाएं, उनके मत, उनके कथन सभी वहाँ अच्छे से आपको इजी तरीके से समझाए हुए हैं। तो यदि आपको काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र थोड़ा कठिन लगता है तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप अवश्य मेरी वीडियो को 2 बार 3 बार देखें। ये बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आपको करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों आप देख रहे हो कि जितने पेपर हमने किए हैं उसमें से ये तीसरी बार पूछी जा रही है ये पंक्तियाँ। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। चाहे इस बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है कि 4-5 पंक्तियों के बीच में इस पंक्ति को रख दिया जाता है या डायरेक्ट इस पंक्ति को पूछ लिया जाता है, बस तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये पूछी हर बार जा रही है। इसलिए जो इस प्रकार की पंक्तियां हैं जो मैंने आपको फेमस पंक्तियां सभी लिखवाई हुई हैं, उनको सभी आप बार बार रीड कर लें ताकि वो चीज़ हमें अच्छे से याद हो जाए। और कोशिश की है मैंने सभी को कोड से आपको याद करवाने की, ट्रिक से याद करवाने की, ताकि ये पंक्तियां हम कभी भूल ना पाएँ। और आशा रखती हूँ आपको याद भी होंगी। अगर याद नहीं भी हैं तो एक बार पुनः उसको रिविज़न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? विकल्प है कारणमाला, माला दीपक, एकावली,
काव्यलिंग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा डी फॉर डॉग, काव्यलिंग। दोस्तों आप जानते हो कि जो काव्यलिंग है ये आपका श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बाहुला नहीं है? विकल्प है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, खड़ी बोली। दोस्तों खड़ी बोली ओकार बाहुल नहीं है। इसमें ओकार का, ओ स्वर का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है? ब्रजभाषा जो है वो ओकार बाहुल कहलाती है आपकी। सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा में, बुंदेली, कन्नौजी इनमें भी ओ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खड़ी बोली में बहुत ही कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? विकल्प है केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा केशवदास। सभी का सही होगा। केशवदास की क्या है? विज्ञान गीता। इन दोस्तों बता देते हैं, जो विज्ञान गीता है ये कब की है आपकी? विज्ञान गीता कब की रचना है? विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? केशवदास की। कब की है? 1910 की है। और ये एक ट्रांसलेशन रूप है, अनुवाद है किसका? प्रबोध चंद्रोदय का। जो विज्ञान गीता है यह है आपका प्रबोध चंद्रोदय का, प्रबोध चंद्रोदय जो रचना है उस रचना का अनुवादित रूप है। केशवदास ने प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद किया विज्ञान गीता के नाम से 1910 में। और ये जो प्रबोध चंद्रोदय है ये किसकी है? आपकी कृष्ण मिश्र की। किसकी रचना है ये? आपकी कृष्ण मिश्र की रचना है। दोस्तों एक ही तथ्य से जुड़े हुए हम सभी तथ्यों को याद रखें ताकि हमें कठिनाई ना हो। तो प्रबोध चंद्रोदय किसका है? किसकी रचना थी आपकी? कृष्ण मिश्र की थी। कौन सी भाषा की थी? आपकी संस्कृत भाषा की थी। और इसका अनुवाद केशवदास ने किस नाम से किया? विज्ञान गीता के नाम से। प्रबोध चंद्रोदय का और भी अनुवाद किया गया था, जल्दी से याद करके बताइए किसके द्वारा किया गया, किस नाम से किया गया? किसने किया? यशवंत सिंह ने भी किया। किसे? ब्रजभाषा में किया। और जो फेमस है वो किया किसने? भारतेंदु ने पाखंड विडंबन। जो इनका नाटक था पाखंड विडंबन वो किसका अनुवादित रूप था? प्रबोध चंद्रोदय का ही अनुवादित रूप था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गीत गूंज किस कवि की रचना है? विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कब की है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कमेंट करके सभी बताएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं। विकल्प है उपेंद्र नाथ हस्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, सुदर्शन। और दोस्तों जल्दी से इसका प्रकाशन वर्ष भी बताइए कि सुदर्शन की जो छाया एकांकी थी उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये सभी आपको करवाई हुई है।
वास्तव में आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपको याद है और कितना याद करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपसे कमेंट में मंगवा रही हूँ कि सुदर्शन की जो छाया एकांकी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव की कहानी है। विकल्प है बदबू, जहां लक्ष्मी कैद है, गदर, जानवर और जानवर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी का आंसर आ ही गया, क्या है, जहां लक्ष्मी कैद है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। विकल्प है नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए, नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखिए। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। विकल्प है 2, 3, 4, 5। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार का। कौन कौन सा है ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताइए कि श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी, राम रहीम, अलका। सही विकल्प का आंसर दीजिए। ये 3 ही विकल्प आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, 3 में से ही आपको आंसर चुनना है। जल्दी से आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बिफोर बोल। दोस्तों अलका उपन्यास किसका है। अलका उपन्यास किसका है आपका, निराला जी का। कब का है, 1933 का। उसके बाद है राम रहीम। राम रहीम किसका है, राधिका रमन का। जानते हैं राम रहीम किसका है, राधिका रमन का। हमने कोड भी बनाया था अच्छे से। राधिका रमन का है राम रहीम। डेट मुझे याद नहीं आ रही है, आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद है शेखर एक जीवनी। किसका है ये, अज्ञे का है। ये कब का है, इसका प्रथम भाग है। कहीं पर हमें 40 मिलता है और कहीं पर 41 मिलता है, दोनों डेट याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग जो है वो 40 का है और 40 का ही मुझे याद है, लेकिन कुछ बुकों में 41 भी दिया हुआ है। पीछे मुझे याद आ रहा है कि 41 के अकॉर्डिंग ही ये पूछा गया था। तो 40 और 41 दोनों याद रखिए। शेखर एक जीवनी किसका है, अज्ञे का है। उसके बाद हमारे पास आया सिंह सेनापति। सिंह सेनापति किसका है आपका, राहुल सांकरतयन का है। कब का है, 42 का। सिंह सेनापति राहुल सांकरतयन का 42 का है। अच्छे से हमने कोड भी बनाया हुआ है। तो बस इसमें राम रहीम की मुझे डेट याद नहीं आ रही है, तो आप लोगों को याद है तो कमेंट करके अवश्य बता दीजिए, नहीं तो इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि याद नहीं आ रही है। पुनः दोहराती हूँ, अलका कब की है, 33 की है। किसकी है, निराला जी का उपन्यास है। राम रहीम किसका है, राधिका रमन का है। और शेखर एक जीवनी किसका है आपका, अज्ञे का है, 40 का है। और 40 या 41 दोनों डेट याद रखिए। सिंह सेनापति राहुल सांकरतयन का है, 42 का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है,
फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। विकल्प हैं प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड, मेला आंचल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C4 कैट। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन भी गलत किया तो आपकी बहुत पिटाई होगी। हाँ, आपको हंसी आ रही होगी, मैम पिटाई क्या फ़ोन से करोगे, फ़ोन के अंदर से करोगे, लैपटॉप के अंदर से करोगे? नहीं, मैं पिटाई नहीं कर सकती हूँ यहाँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठी हूँ। तो यहाँ आपका मन आपकी पिटाई करेगा, और मेरे तो एक या दो, मेरी पिटाई के तो क्या है, 2-4 शब्द आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन जब मन पिटाई करेगा तो इतनी पिटाई करेगा कि अपने आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर ये भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए, लग जाइएगा। चलिए, आंसर हो जाएगा हमारा C4 कैट, मेला आंचल। मेला आंचल कब का है आपका? 54 का। मेला आंचल कब का है? 1954। प्रति परिकथा कब की है? 1957। दीर्घ तपा कब का है? 63 का। तपा से हमने 63 याद किया था। दीर्घ तपा कब का? 63 का। पलटू बाबू रोड कब का है? 79। कितने रोड पे पलट गया? 79 पे। सभी हमने अच्छे से डेट याद कर रखी हैं और सभी का आंसर भी सही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? विकल्प है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रतिध्वनि कब की है? 1926। 1926 की। आकाशदीप कब का है? 1928 का। आंधी कब की है? 1931 की। इंद्रजाल कब का है? 1936 का। सभी को याद होना चाहिए था ये क्वेश्चन भी आपका, अच्छे से हमने डेट याद कर रखी है सभी की। प्रतिध्वनि कब का है? 1926 का कहानी संग्रह है आपका। आकाशदीप 1928, आंधी 31, आंधी से 31 और इंद्रजाल 36। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प हैं इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, शिवमंगल सिंह के चिट्ठे। सही विकल्प का चयन कर, ये शिवमंगल नहीं है दोस्तों, ये होना चाहिए था शिव शंभू। शिवमंगल नहीं, ये क्या है आपका? शिव शंभू है, शिव शंभू के चिट्ठे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का सही आ ही गया होगा, सभी को पता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C4 कैट। इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की। शिव शंभू के चिट्ठे किसका निबंध है? निबंध है ये एक। किसका निबंध है आपका? बालमुकुंद गुप्त का। कब का है? 1905 का है। कहीं 5 मिल जाता है, कहीं 4 मिल जाता है, हमें दोनों ही डेट याद रखनी है। शिव शंभू के चिट्ठे कब का है? 1905 का है। साहित्य देवता किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। सीढ़ियों पर धूप में किसका है? रघुवीर सहाय का। कब का है? 60 का। दो ही डेट मुझे याद है दोस्तों, साहित्य देवता की भी मुझे डेट याद नहीं आ रही है, और इतिहास तिमिरनाशक की कहीं डेट ही नहीं मिलती है हमें। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास है तो अवश्य कमेंट करके साझा करें। आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है बड़े भाई, भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा बिफोर बोल। भारतेंदु युग कब का है आपका? 1943। 1943। भाषा साहित्य और संस्कृति कब का है आपका? 1954। दोस्तों ध्यान दीजिए, भाषा साहित्य और संस्कृति कब का है? 1954 का। लेकिन अगर वो पूछे ना साहित्य और संस्कृति, तो ये कब का हो जाएगा? ये 49 का हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन कब का है? 1981 का। और बड़े भाई जो है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, यदि आप लोगों को याद है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। बड़े भाई की मुझे डेट भी याद नहीं आ रही है, और बड़ा भाई जो है वो रचना भी मुझे याद नहीं आ रही है कि कौन सी रचना है। लेकिन देखिएगा, भारतेंदु युग कब की है? 1943 की। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 की है, जबकि साहित्य और संस्कृति पूछा जाए तो 1949 की है। परंपरा का मूल्यांकन कब की है? 1981 की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। विकल्प है स्वर, ध्वनि, वाक्य, पद। इन इकाइयों को क्रम से लगाना है आपको। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी फॉर डॉग। देखिए दोस्तों, इन इकाइयों में से ध्वनि सबसे छोटी है, फिर उसके बाद शब्द है, पद है, वाक्य है। अगर और भी इकाइयाँ हमें दी जाती हैं भाषा की इकाइयाँ, तो सबसे पहली जो इकाई हमारी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? स्वेनिम आ जाती है। सबसे पहली इकाई स्वेनिम आती है, जो दो प्रकार के होते हैं, एक खंडे होती हैं और एक खंडेतर होती हैं। उसके बाद आ जाता है स्वेनिम के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? रूपम आ जाता है, रूपम ध्वनि आ जाती है। रूपम के बाद क्या आ जाती है हमारे पास? ध्वनि आती है। ध्वनि के बाद क्या आ जाता है? वर्ण आता है। वर्ण के बाद क्या आ जाता है? शब्द आता है। शब्द के बाद पद, और पद के बाद वाक्य। ये क्रम होता है किसका? अपना भाषा की इकाइयों का। सबसे छोटी इकाई स्वेनिम होती है, उससे बड़ी जो है वो रूपिम होती है, उससे बड़ी ध्वनि होती है, उससे बड़ा हमारे वर्ण होता है, वर्ण से बड़ी शब्द होती है, शब्द से बड़ा पद, और पद से बड़ा वाक्य हुआ करता है। देखिए थोड़ा थोड़ा हम इनकी चर्चा करते हैं। जो स्वेनिम है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जो स्वयं से उत्पन्न होती है, जिसे हम मतलब एक साउंड की आकृति कह सकते हैं। रूपिम है, ये रूपिम आपकी लेखी में इकाई होती है। उसके बाद ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। वर्ण भाषा का सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है। और जब किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद बन जाता है। और पदों के व्यवस्थित सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे शब्द है हमारे पास राम, और राम जो शब्द है ये एक शब्द है। जब हम इसे वाक्य में प्रयोग कर देंगे, राम आम खाता है, तो इस समय राम शब्द न रहकर क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। और इन्हीं पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण अर्थ देने वाली इकाई, तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। पुनः देखिए, स्वेनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई जो स्वयं से उत्पन्न होती है, दो प्रकार की होती है, खंडे और खंडेतर।
उसके बाद रूपिम, रूपिम जो होती है वो लेखिम होती है आपकी। उसके बाद में है ध्वनि, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। उसके बाद है वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। उसके बाद है शब्द, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। उसके बाद है पद, शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद कहलाता है। और पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य भाषा की पूर्ण अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है, चाहे हमें किसी भी ध्वनि के आधार पर, किसी भी इकाई के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है कंठ, तालु, वर्तस्य, दंत, ओष्ठ्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों सभी जानते हैं कि हिंदी में कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 9 उच्चारण स्थान होते हैं। ये पीछे हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम था। हरियाणा क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सी सेट होता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? कितने होते हैं? याद रखिएगा 9 होते हैं। और सबसे पहला उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? कंठ होता है। कंठ के बाद जैसे ही बाहर आते हैं, जहाँ नासिका छिद्र मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। तालु के बाद में हमारा क्या होता है? मूर्धा होता है, जिसे वर्तस्य भी कह सकते हो या मूर्धा कह सकते हो। मूर्धा का जो अर्थ होता है वो कोमल मसूड़े से अर्थ होता है। तो नासिका छिद्र से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो कोमल मसूड़ा हमारा होता है वो वर्तस्य कहलाता है आपका। उसके बाद आता है हमारा दंत, और दंत के बाद क्या आ जाता है? ओष्ठ आ जाता है। ये 5 तो पांचों वर्गों से संबंधित याद कर लीजिएगा। सबसे पहले कंठ, कंठ से बाहर आएंगे जहाँ नासिका छिद्र मिलते हैं, कोमल तालु होता है वो तालव्य कहलाता है। उसके बाद जो कठोर तालु होता है या कोमल मसूड़ा होता है वो वर्तस्य कहलाता है। उसके बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ आ जाता है हमारा। उसके अलावा भी कुछ हमारे बच जाते हैं। कंठोष्ठ बच जाता है, दंतोष्ठ बच जाता है, और नासिका बच जाता है। ये सभी मिलकर क्या हो जाते हैं? हमारे 9 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। और यदि आप लोगों को नहीं पता है, वैसे सभी को पता ही होगा, इससे संबंधित भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। एक बार देखोगे कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सही विकल्प विकास क्रम है। सही विकास क्रम क्या है देवनागरी लिपि का, ये आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी लिपि आई। विकल्प है आपके पास में गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और नागरी लिपि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सभी को पता है सबसे पहली जो लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। ये ब्रादई लिख दिया गया है, ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है और ये सभी लिपियों की जननी भी मानी जाती है। तो जो ब्राह्मी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि से किसका जन्म होता है? आपकी नागरी का होता है। नागरी लिपि किसे कहा गया है यहाँ पर? प्राकृत को। जो प्राकृत लिपि है उसको नागरी कहा गया है। उसके बाद में क्या है? गुप्त लिपि आती है। गुप्त लिपि के बाद क्या आ जाती है? देवनागरी लिपि आ जाती है। जो नागरी लिपि है, प्राकृत कहो या कुटिल लिपि कहो, इसे कुटिल लिपि भी कहते हैं। उसके बाद में गुप्त लिपि आती है और फिर देवनागरी लिपि आ जाती है। सबसे पहली जो लिपि है वो कौन सी है? आपकी ब्राह्मी लिपि आती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। 2 ही विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानुश। ये विकल्प हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आपको 2 में से ही चुनना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर सही आया होगा। क्या आएगा?
बिफोर बोल। सभी का आंसर क्या है? बिफोर बोल। भीष्म सानी के नाटकों को हमने बहुत अच्छे से कोड से कर रखा है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? हानुस आ जाएगा। कब का है? 77 का। फिर क्या आ जाएगा? माधवी। माधवी कब की है? 85 का। मुआवजा कब का है? 93 का। आलमगीर कब का है? 99 का। पुनः देखिएगा, हानुस कब का है? 1977। माधवी 1985। मुआवजा 1993। आलमगीर 1999। और बहुत अच्छे से हमने कोड भी बनाया था। कबीरा खड़ा बाजार में, है ना। देखो, हानुस कबीरा बाजार में खड़ा हुआ है माधवी से मुआवजा लेने के लिए आलमगीर में। तो ये सभी जो भीष्म साहनी के नाटक हैं ये हमने अच्छे से किए हुए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50 है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। विकल्प हैं युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। सभी का आंसर सही आना चाहिए। कमेंट कर आंसर दीजिए। दोस्तों, ये तो आप कहोगे मैम बोल देते हो सभी का आंसर सही आना चाहिए। कुछ आपके पढ़े हुए लोग भी देख रहे हैं, कुछ ही अनदर लोग भी देख रहे हैं। दोस्तों, सभी का आंसर सही आना चाहिए। यदि वास्तव में आपकी तैयारी है तो इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन गलत होंगे तो हम कहीं भी रेस में खड़े नहीं हो पाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे सभी के सही होने चाहिए और विद डेट हमें याद भी होने चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी फॉर डॉग। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी फॉर डॉग आ जाएगा। देखिए, डॉक्टर कब का है आपका? डॉक्टर की डेट क्या है जल्दी से बताइए? 1958। 1958 है। युगे युगे क्रांति कब की है? 1969। टूटते परिवेश कब का है आपका? 1974 का। सत्ता के आर पार कब का है? 81 का। अच्छे से कोड से भी करवाया हुआ है। यदि आपको डेट याद नहीं है तो आप कोड से भी आराम से निकाल सकते हो, ट्रिक से भी आराम से निकाल सकते हो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। दोस्तों आ गया होगा, सभी का सही ही होगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। जल्दी से डेट बता दीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल कब के हैं? 1911। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। त्रिलोचन का कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म कब का है? 1926 का है। रघुवीर सहाय का कब का है? 1929 का है। सभी को याद होगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी का आ ही गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी फॉर कैट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कब के हैं आपके? हरिओद का जन्म कब हुआ था? 1965 में। मैथिली शरण गुप्त का कब हुआ? 1986 में। माखनलाल चतुर्वेदी का कब का है? 89 का। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कब का है? 97 का। नवीन और निराला दोनों का क्या याद किया? 97 किया था, नवीन और निराला। तो पुनः देख लिया, हरिओद का कब का है? 1965 का जन्म है। मैथिली शरण गुप्त 1986 के हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी 1989 के हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन 97 के हैं, 1997। सही आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। विकल्प है निशानी मंत्रण, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला। सभी का आंसर सही आना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बोले। सभी बच्चन की रचनाएं हैं और आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। अगर डेट याद नहीं है, वैसे तो डेट भी याद होनी चाहिए सभी को, बहुत अच्छे से हमने डेट कर रखी है याद। लेकिन अगर आप कोड से भी करना चाहते हो, ट्रिक से करना चाहते हो, तब भी हो जाएंगे। हमने बहुत आसान ट्रिक बनाई थी। बच्चे तेरी हार होगी यदि मधुशाला जाएगा और मधुबाला के चक्कर में मधु कलश पिएगा। फिर निशा का निमंत्रण आएगा, सतरंगिणी होगी, है ना। ये करके हमने सभी कोड बनाई हुई हैं। देखिए आंसर आ जाएगा बिफोर बोल। एक बार डेट भी देख लेते हैं। मधुशाला की डेट कब की है? 1935। और कोड में भी हमने बनाया था यदि 35 साल की उम्र में मधुशाला जाएगा और 36 साल की मधुबाला के चक्कर में 37 क्या पी लेगा? मधु कलश पिएगा, तो 38 बजे ही क्या हो जाएगा? निशा का निमंत्रण आ जाएगा। इससे आगे भी आपको डेट सभी को याद होंगी और कोड भी आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प है श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों सभी का सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्रीधर पाठक कब के हैं? श्रीधर पाठक का जन्म कब का है? 1960 भी मिलता है। पाठक 60 याद किया हमने, और बहुत सी बुकों में क्या मिलता है इसका? 59 भी मिलता है। तो दोनों ही हमें याद रह जाएं। श्रीधर पाठक कब के हैं? पाठक 60 के याद किए थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर कब के हैं? 1966 के। रामनरेश त्रिपाठी कब के हैं? 89 के। मुकुटधर पांडे कब के हैं? 95 के। पांडे से 95। C4 कैट हो जाएगा। पुनः देख लीजिएगा। श्रीधर पाठक 1960 या 59, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1966, रामनरेश त्रिपाठी 1989 और मुकुटधर पांडे 1995। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। विकल्प है दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा C4 कैट। सभी का सही होगा, है ना। गुरु नानक कब के हैं आपके? जन्म कब का है गुरु नानक का? 1459। दादू दयाल का कब का है? 1544। मलुकदास का कब का है? 1574। सुंदरदास का कब का है? 1596। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद होंगे। नहीं भी याद है तो वीडियो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, यहाँ कोड से अच्छे से आपको याद करवाए हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क का। स्थापना है, मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। ए सही आर गलत। दोस्तों ए सही है, आर गलत क्यों हुआ? देखिए, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता। जड़ नहीं होता। सामाजिक प्रतिबंधों में कभी भी मन जड़ नहीं होता है, एक्टिव ही रहता है, क्रियाशील ही रहता है, लेकिन कभी जड़ नहीं होता है। आंसर आ जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 57 हमारे समक्ष है। स्थापना है ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। तर्क है क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सत्तावन का हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 58 है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रचार आवश्यक है। तर्क है क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, इसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा C4 कैट। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेख जोखे के नाम नहीं है। विकल्प है क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर है C4 कैट। दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। स्थापना है जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा ए सही, आर गलत। दोस्तों आर गलत हुआ क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की प्रथाओं में अनेक स्तरों में बांट दिया जाए यही शक्ति विकेंद्रीकरण का मार्ग है, ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया। पहला स्थापना हमारी बिल्कुल सही है कि जाति भेद और छुआछूत का प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों पर बांट रखा, ये बात सही है, लेकिन फिर भी जो लोकतंत्र है उसके विकेंद्रीकरण की शक्ति ये नहीं है, तो इसलिए ए सही और आर गलत हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है। स्थापना है काव्य विधा है और कला उपविधा, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क है क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। दोनों सही हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है। स्थापना है नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्यालोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क है लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। ए सही आर गलत है। नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, ये बात गलत है। केवल नट की क्रिया नहीं होती है नाटक, नाटक के अंदर भाव और भाव तत्व भी सम्मिलित हुआ करते हैं। तो आंसर है आ जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, स्थापना है साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। तर्क है क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए स्थापना सही और तर्क गलत। ए सही आर गलत। दोस्तों देखिएगा, मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए किया जाता है, ये गलत हो गया है। केवल आत्म संतोष के लिए ही जो है वो साहित्य का निर्वाह नहीं किया जाता, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्थापना है मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक संबंधों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क है क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मक को स्वीकार नहीं करता। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर हो जाएगा ए सही आर गलत। दोस्तों आर गलत है कि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता, ये दिया गया है, जबकि करता है। अगला क्वेश्चन है साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा C4 कैट। ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन में हमें दो सूची दी गई है, एक तरफ उपन्यास और दूसरी तरफ उसके उपन्यासकार हैं। सभी को सुमेलित कर हमें आंसर देना है। देखिए, सूची 1 में दिया गया है वामा शिक्षक, भाग्यवती, निशा हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। सूची 2 में दिया गया है राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधरराम फुलेरी, लाला श्रीनिवास दास, ईश्वरी प्रसाद, कल्याद राय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों सभी का आंसर सही हो गया होगा। वामा शिक्षक किसका है आपका? लाला श्री निवास दास का। भाग्यवती किसका है आपका? श्रद्धाराम फुलेरी का। निशा हिंदू किसका है? निशा हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास। कोड से याद करवाया था ना। और राधा कृष्ण से कहती है कि भारत में गौ काटने के मामले में लोग निशाय हो गए हैं, हिंदू निशाय हो गए, है ना। निशाय हिंदू में किसका? गोवध का वर्णन है। तो राधा कृष्ण से कहती है कि देखो भारत में गोवध पर हिंदू निशाय हो गए हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास नूतन ब्रह्मचारी, जानते ही हो किसका हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। अच्छे से कोड से आपको याद होगा कि ये बालक कृष्ण है ना, ये नूतन ब्रह्मचारी होते हैं। इनके रहस्य को जानने के लिए 100 इनके पीछे पीछे पड़े रहते हैं। तो ये सभी कोड से हमने याद किए थे। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। जो औपन्यासिक पात्र हैं उनको उपन्यासों से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया अमृत राय, कृष्णचंद्र, जान सेवक, उदय भानु। सूची 2 में दिया गया निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। 3 विकल्प हैं, 3 में से ही आंसर चुनिए।
हमारा आंसर हो जाएगा B4 बोल। देखिए अमृत राय किसका है? अमृत राय प्रेमा का। उसके बाद में कृष्णचंद्र किसका है? सेवा सदन का। जान सेवक आप सभी को याद ही होगा किसका है? रंगभूमि का। उदय भानु किसका हो जाएगा आपका? निर्मला का। अगर उदय भानु और जान सेवक याद थे तभी आपका कोड बन जा रहा था। आंसर आ जाएगा B4 बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन दिया गया, आइए रिचर्ड्स की ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष के सुमेलित कीजिए। आइए रिचर्ड्स दे रखा है और रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं दोस्तों, आशा रखती हूँ किसी का भी गलत नहीं होगा। जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनका तो किसी हाल में गलत नहीं होगा। जो नहीं पढ़े हुए हैं उनसे भी मैं एक बार कहना चाहूँगी कि शायद ये आपका भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपकी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर कमांड अच्छी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मुख्य वीडियो मैंने डाल रखे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाया हुआ है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? D4 डॉग आ जाएगा। देखिए सबसे, अगर हमें डेट याद नहीं तो पहली दूसरी तीसरी रचना के आधार पर इनको सुमेलित कर ले, आराम से हो जाएगा। पहली है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कब की है? 1929 की। द फिलोसफी ऑफ रेटारिक कब की है आपकी? 1936 की। साइंस एंड पोइट्री कब की है आपकी? 1926 की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब की है? 1926 की। सही विकल्प हो जाएगा D4 डॉग। इसको कोड से भी हमने बहुत अच्छे से याद कर रखा है। जो रिचर्ड्स लोग होते हैं ना, ये पूरा फाउंडेशन ही मंगवा लेते हैं। जो रिचर्ड्स का अर्थ होता है धनवान। जो धनवान लोग होते हैं ये किसी भी चीज़ का पूरा फाउंडेशन ही मंगवा लेते हैं। फाउंडेशन मंगवा कर फिर उसमें मीनिंग निकालते हैं। फिर उसके अपने ही प्रिंसिपल निर्धारित कर देते हैं। फिर उसे साइंस की लैब में जाकर उसका क्या करते हैं? प्रैक्टिकल कर देते हैं। और यही इनकी क्या होती है? फिलोसफी होती है। तो इस प्रकार से सभी क्रम से रचनाएं याद हैं। उसी क्रम के आधार पर आप डेट को भी मैच कीजिए और आंसर लगा दीजिए। आंसर हो जाएगा D4 डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनमें संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। सूची 2 में है द सेक्रेडहुड, बायोग्राफी लिटरेरिया, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कल्चर एंड अनार्की, पेरिपोइटिकेस। ये क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा C4 कैट। देखिए C4 कैट में क्या दिया? रागात्मक भाषा किसकी है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग की। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा किसके अंदर है आपकी? द सेक्रेडहुड। कल्पना सिद्धांत किस में है? बायोग्राफी लिटरेरिया। किसकी पुस्तक थी? जल्दी से बताइए। कल्पना सिद्धांत किसका था जो बायोग्राफी लिटरेरिया में दिया हुआ है? कोलरिज का। अनुकरण सिद्धांत किसका है आपका? पेरिपोइटिकेस किसकी रचना थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अनुकरण सिद्धांत किसका था? आंसर आ जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिएगा। विकल्प 1 में है भरत, दंडी, वामन, आनंदवर्धन। सूची 2 में है रीति, ध्वनि, रस, अलंकार, वक्रोक्ति। आशा रखती हूँ सभी का ही सही होगा। जल्दी से कमेंट कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर आ जाएगा B4 बोल। आप सभी को पता है भरत मुनि का कौन सा था?
कोड से भी आपको अच्छे से याद होगा। भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार। भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार। वामन रीति से आनंद वर्धन को ध्वनि मिली, और कुंतक को वक्र मिला। तो ये सभी आपको याद हो जाएंगी। तो देखिएगा, भरत मुनि का क्या था, रस सिद्धांत था। दंडी का क्या था आपका, दंडी का क्या हो जाएगा, दंडी का यहाँ अलंकार हो जाएगा। उसके बाद है वामन, वामन रीति हो जाएगी। आनंदवर्धन का ध्वनि हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा बिफोर बोल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प 1 में दिया गया है आपको, सूची 1 में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूची 2 में है आलोक पर्व, आल बाल, माटी हो गई सोना, संचारिणी, रेती के फूल। सभी निबंध आपको अच्छे से याद हैं। अपनी नोटबुक लेकर बैठे हैं तो जल्दी से मिलान कीजिए और मिलान करके कोड बनाइए। ये कोड आपके समक्ष दिया गया है, आप जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए। सभी ने आंसर दे ही दिया। क्या होगा आंसर, होगा आपका ए हो जाएगा। देखिए पुनः मैं आपको लेकर चलती हूँ पीछे मैच करने पर। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका कौन सा हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का क्या हो जाएगा, माटी हो गई सोना। सभी को याद है, बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जी का कौन सा हो जाएगा, रेती के फूल। दिन उगते ही कोड बनाया था हमने, दिन उगते ही रेती के फूल को उठाता है ना। और पूरा कोड आपको याद आ गया होगा। चलिए अगला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का कौन सा है, अज्ञे का कौन सा हो जाएगा आपका, ये अज्ञानी लोग आलबाल कहते हैं, है ना। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हो जाएगा, आलोक पर्व। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 में है आछे दिन पाछे गए, नंगात लाई का गांव, आंगन के वंदनवार, वे देवता नहीं। सूची 2 में है राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, कमलेश्वर, विश्वनाथ त्रिपाठी, विवेकी रॉय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। आप सभी जानते हैं कि अच्छे दिन पाछे गए किसका है, काशीनाथ सिंह का है। नंगाल ताई का गांव किसका है, विश्वनाथ त्रिपाठी का। आंगन के वंदनवार किसका संस्मरण है, विवेकी राय का। वे देवता नहीं किसका है, राजेंद्र यादव का। आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प हैं, सूची 1 में है राहुल सांकरत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। सूची 2 में है आखिरी चट्टान तक, चिड़ियों पर चांदनी, मेरी तिब्बत यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, देश विदेश। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। पहले अपनी नोटबुक में मैच कीजिएगा, फिर आगे के विकल्प आपको दिखाती हूँ। दो विकल्प ये हमारे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए।
यहाँ से जल्दी से मैच कीजिए, मैच करके आंसर दीजिएगा। ये हमारे 2 विकल्प हैं और उधर 2 विकल्प दिए गए हैं। जल्दी से बताइए 73 का आंसर क्या होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D फॉर डॉग। देखिए D फॉर डॉग हो जाएगा। अभी मिलान कीजिएगा। अभी हम देखते हैं। देखो राहुल सांकरत्यायन का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, आप सभी को ही याद होगा। राहुल सांकरत्यायन का कौन सा हो जाएगा आपका, मेरी तिब्बत यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी का क्या हो जाएगा, पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का क्या हो जाएगा, आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा का क्या है, चिड़ों पर चांदनी। सही विकल्प हो जाएगा D फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है 11 वर्ष का समय, ये गुलबहार है दोस्तों। सेकंड बी में दिया गया गुलबहार है। एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। सूची 2 में है माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, भगवान दास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सारी ही कहानियाँ आपको याद होंगी और आंसर भी आपने चुन लिया होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए 11 वर्ष का समय किसका है, किसकी कहानी है आपकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। गुलबहार किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, माधवराव सप्रे की। प्लेग की चुड़ैल किसकी है आपकी, भगवान दास की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य संग्रह दिए गए हैं, उनके कवि दिए गए हैं। सूची 1 में है आत्महत्या के विरुद्ध, हाशिए का गवाह, चांद का मुंह टेढ़ा है, शोपन भंग। सूची 2 में है प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, रघुवीर साय, भारत भूषण अग्रवाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और दोस्तों आशा रखती हूँ कि आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसका है, रघुवीर साय का। आंख बंद करोगे तब भी आपको याद रहेगा, है ना। इतना अच्छा कोड आपको जो बनवाया हुआ है। देखो रघुवीर साय सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पर धूप में बैठ जाते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध बोलते हैं तो लोग इन पर हंसते हैं, ये कहते हैं हंसो जल्दी हंसो, है ना। वे भी दिन थे, लोग भूल गए रघुवीर साय को। वे भी दिन थे जब पत्तों पर चिट्ठियां लिखकर भेजते थे। तो ये सभी कोड हमने बनाया हुआ है, अच्छे से हमें याद रहता है। हाशिए का गवाह किसका है आपका, ये भी याद होगा, कुंवर नारायण का। चांद का मुंह टेढ़ा करना पड़ेगा कब, मुक्ति पाने के लिए, तो किसका हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध का। बुरी बुरी खाक भी छाननी पड़ेगी, है ना। फिर अंधेरे का आयतन भी होगा, फिर राक्षस भी आएगा, अंतःकरण का आयतन नापने के लिए राक्षस भी आएगा। सभी हमने कोड से अच्छे से याद कर रखे हैं। और शोपन भंग किसका हो जाएगा, प्रभाकर माचवे का। आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। दोस्तों जल्दी से अपना स्कोर सभी मुझे शेयर कर दें और इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें। और कठिन मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी। किसी की अफवाह में मत आइए। मैं बार बार कहती हूँ कोई बात नहीं, पेपर और 5 दिन खिसक जाता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। कठिन मेहनत कीजिए, ये कठिन मेहनत ही आपका साथ देगी। कभी भी 2 दिन में 5 दिन में पढ़कर ये वो इन अफवाहों में मत जाइए। यही क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई, जो लोग ये कह रहे हैं यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले नहीं हैं। तो उनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी मेहनत एक सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए। ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब देख लिया, इसके 10 क्वेश्चन कर लिए, दूसरा देख लिया, उसके 5 क्वेश्चन कर लिए। दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप जानते हो कि हमें अगर मेहनत करनी होती है तो हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से करनी होती है, वही मेहनत हमारे काम आती है। 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन देखे हुए आज तो याद हैं, लेकिन पेपर में याद नहीं रहेंगे। पेपर में वही
याद किए हुए क्वेश्चन काम आएंगे जिनको आपने क्रम से याद किया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ सभी को कि मेरा कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसने ईमानदारी से मेहनत की तो हर हाल में नेट तो क्लियर होगा ही होगा। अगर किसी ने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो उसका जेआरएफ भी निकलेगा, लेकिन नेट किसी भी बच्चे का नहीं छूटेगा। इसलिए बस यही है कि इस समय अपने आप को बहुत अधिक मत फैलाइए। जितना आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन अच्छे से कीजिए। और मैंने आपको इतने आसान ट्रिक के साथ आपको इतना सिलेबस करवाया कि हम किसी भी हाल में नहीं रुकने वाले हैं, हम नहीं झुकने वाले हैं, हम नेट लेकर ही रहेंगे और जेआरएफ लेकर रहेंगे। इसके लिए कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा समय अपने फर्स्ट पेपर को भी देते रहें और आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। जय हिंद।